द बेलजार चैप्टर 2। उसने किसी भी कीमत पर लेनी को घर के अंदर नहीं छोड़ा होगा। उसका घर बिल्कुल किसी रैच के अंदर की तरह बनाया गया था, बस न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट हाउस के बीचों बीच। उन्होंने बताया कि जगह को चौड़ा करने के लिए उन्होंने कुछ पार्टीशन गिरा दिए थे और फिर दीवारों पर लाइन पाइप बनवाए गए और घोड़े की नाल के आकार का एक खास पाइन पैनल वाला एक बार लगवाया। मुझे लगता है कि फर्श भी पाइन पैनल वाला ही था। पैरों के नीचे सफ़ेद भालू की बड़ी बड़ी खालें बिछी थी और फर्नीचर में सिर्फ भारतीय कालीनों से ढकी कई नीची खाटें थीं। दीवारों पर टंगी तस्वीरों की बजाय उसके सींग, भैंसों के होर्न और एक भरा हुआ खरगोश का सिर था। लेनी ने उसके नम्र, छोटे, थूथन और कड़े खरगोश के कानों को देखकर अंगूठा उठाया। लॉस वेगस में उस पर दौड़ा। वह कमरे के उस पार चला गया। उसके काउबॉय बूट पिस्तौल की गोलियों की तरह गूंज रहे थे। ध्वनिकी, उसने कहा, और धीरे धीरे छोटी होती गई जब तक कि वह दूर दरवाजे पर गायब नहीं हो गया। अचानक हर तरफ से संगीत की गूंज सुनाई देने लगी। फिर वह थम गया और हमने लेनी की आवाज़ सुनी। ये है आपका 12 बजे का ड्रिंक, जॉक। लेनी सेफर्ड, पॉप्स में टॉप्स की एक झलक के साथ। इस हफ्ते वैगन ट्रेल में नंबर 10 कोई और नहीं बल्कि वो छोटी पीली बालों वाली लड़की है जिसके बारे में आप इन दिनों बहुत सुन रहे हैं। वो अकेली सनफ्लावर। मैं कैंसस में पैदा हुई हूँ। मैं कैंसस में पली बड़ी हुई हूँ और जब मेरी शादी हो गई तो मैं कैंसस में ही ब्याही जाऊंगी। क्या कार्ड है? डोरेन ने कहा। क्या यह कार्ड नहीं है? बिल्कुल, मैंने कहा। सुनो एली, मुझ पर एक एहसान करो। उसे लग रहा था कि अब तक मैं असल में एली ही हूँ। जरूर, मैंने कहा। इधर ही रुकोगी ना? अगर उसने कुछ भी अजीब करने की कोशिश की तो मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या तुमने वो मांसपेशी देखी? डोरेन खिलखिलाकर हंसी। लेनी पीछे वाले कमरे से बाहर आया। मेरे पास $20,000 का रिकॉर्ड उपकरण है। वह एक बार गया और 3 ग्लास, एक चांदी की बर्फ की बाल्टी और एक बड़ा जग निकालकर कई अलग अलग बोतलों से ड्रिंक्स मिलाने लगा। एक सच्ची लड़की के लिए जिसने वादा किया था कि वह इंतजार करेगी। शानदार है ना? लेनी 3 ग्लासों को संतुलित करते हुए आया। उन पर पसीने की तरह बड़ी बड़ी बूंदें उभरी हुई थी और जब वह उन्हें एक दूसरे को दे रहा था तो बर्फ के टुकड़े झनझना रहे थे। तभी संगीत रुक गया और हमने लेनी की आवाज़ सुनी जो अगले नंबर की घोषणा कर रही थी। खुद को बोलते हुए सुनने जैसा कुछ नहीं। लेनी की नज़र मुझ पर टिकी रही। फ्रैंकी भाग गया। तुम्हें किसी की ज़रूरत है? मैं किसी एक को बुलाता हूँ। कोई बात नहीं, मैंने कहा। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे जाकर फ्रैंकी से कई साइज बड़ा कोई नहीं मांगना चाहती थी। लेनी ने राहत महसूस की। बस तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। मैं नहीं करूँगा। मैं डोरेन की एक दोस्त के साथ गलत काम करना चाहता हूँ। उसने डोरेन को एक बड़ी मुस्कान दी। क्या मैं करूँगा, हनीबन? उसने डोरेन की ओर हाथ बढ़ाया और बिना एक शब्द कहे वे अभी भी अपने चश्मे पर लटके हुए जिटरबग करने लगे। मैं एक पलंग पर पालथी मारकर बैठ गई और कुछ व्यापारियों की तरह जिन्हें मैंने एक बार अल्जीरियाई बेली डांसर करते हुए देखा था, भक्त और भावसून दिखने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही मैं भरवा खरगोश के नीचे दीवार पर टिक कर बैठी, पलंग कमरे में लुढ़कने लगा। इसलिए मैं जमीन पर एक भालू की खाल पर बैठ गई और पलंग से टिक कर बैठ गई। मेरा पेय गीला और निराशाजनक था। हर बार जब मैं एक और घूंट लेती तो उसका स्वाद और भी मृत जल जैसा होता जाता। गिलास के नीचे पीले पोल्का डॉट्स वाला एक गुलाबी रंग का फीता बना हुआ था। मैंने फीते से लगभग 1 इंच नीचे तक पिया और कुछ देर इंतजार किया और जब मैं एक घूंट लेने गई तो पेय ऊपर था। फिर से लहसोस्तर हवा में से लेनी की भूतिया आवाज़ गूंजी। क्या मैं कभी व्योमिंग से बाहर गया था? इंटरवल के दौरान भी दोनों ने जिटरबग करना बंद नहीं किया। मुझे लगा जैसे मैं उन लाल और सफ़ेद कालीनों और चीड़ की लकड़ी की चौखट के सामने एक छोटे से काले बिंदु में सिमटती जा रही हूँ। मुझे ज़मीन में एक गड्ढा सा महसूस हो रहा था। 2 लोगों को एक दूसरे के प्रति अधिकाधिक दीवाना होते देखना निराशाजनक होता है, विशेषकर जब आप कमरे में अकेले अतिरिक्त व्यक्ति हों। यह पेरिस को विपरीत दिशा में ले जा रही थी। यह पेरिस के विपरीत दिशा में जा रही एक एक्सप्रेस गाड़ी जैसा देखने में लगता है। हर सेकंड शहर छोटा होता जा रहा है। केवल आपको लगता है कि वास्तव में आप ही छोटे होते जा रहे हैं और अकेले होते जा रहे हैं।
लगभग 10 लाख मील प्रति घंटे की गति से उन सभी रोशनियों और उस उत्साह से दूर भाग रहे हैं। लेनी और डोरेन बीच बीच में एक दूसरे से टकराते, चूमते, फिर एक दूसरे के पास आकर लंबा ड्रिंक लेते और फिर एक दूसरे से करीब आ जाते। मैंने सोचा कि मैं भालू की खाल पर लेट जाऊं और तब तक सो जाऊं जब तक डोरेन होटल वापस जाने के लिए तैयार ना हो जाए। तभी लेनी ने एक भयानक दहाड़ मारी। मैं उठकर बैठ गई। डोरेन अपने दांतों से लेनी के बाएं कान को पकड़े हुए थी। लेगो, तुम कुतिया। लेनी झुक गया और उसका गिलास उसके हाथों से एक लंबे चौड़े हाथ से टूटकर एक अजीब झंझनाहट के साथ चीड़ के पैनलिंग से जा टकराया। लेनी अभी भी इतनी तेजी से दहाड़ और चक्कर लगा रहा था कि मैं डोरेन का चेहरा नहीं देख पा रही थी। मैंने देखा, जैसे आप किसी और की आंखों का रंग देखते हैं, कि डोरेन के स्तन उसकी पोशाक से बाहर निकल आए थे और भूरे रंग के खरबूजे की तरह झूल रहे थे। जब वह लेनी के कंधे पर पेट के बल मुड़ रही थी, अपने पैरों को हवा में पटक रही थी और चीख रही थी, और फिर वे दोनों हंसने लगे और धीमे हो गए और डोरेन के कूल्हे को उसकी स्कर्ट के ऊपर से काटने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने खुद को दरवाजे से बाहर जाने दिया, इससे पहले कि कुछ और हो, दोनों हाथों से रेलिंग पर टिककर और आधा आधा फिसल कर नीचे उतरने में कामयाब रहे। मुझे तब तक नहीं पता चला कि लेनी का घर एयर कंडीशनर था, जब तक मैं फुटपाथ पर नहीं आ गई। फुटपाथों पर दिन भर जो उष्णकटिबंधीय बासी गर्मी पड़ रही थी, उसने मेरे चेहरे पर मानो एक जोरदार झटका मारा। आखिरी अपमान। मुझे पता था कि मैं दुनिया में कहाँ थी। 1 मिनट के लिए तो मैंने सोचा कि पार्टी में जाने के लिए टैक्सी ले लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं करने का निर्णय लिया, क्योंकि अब तक नृत्य समाप्त हो चुका होगा और मैं खाली पड़े बालरूम में नहीं जाना चाहती थी, जहाँ कंफेटी, सिगरेट के टुकड़े और कॉकटेल नैपकिन बिखरे पड़े हों। मैं सावधानी से नज़दीकी गली के कोने तक गई, अपनी बाईं ओर की इमारतों की दीवार को अपनी एक उंगली से छूकर खुद को संभालती रही। मैंने सड़क पर लगे साइन बोर्ड को देखा, फिर मैंने अपनी पॉकेट बुक से न्यूयॉर्क स्ट्रीट का मैप निकाला। मैं अपने होटल से ठीक 43 ब्लॉक गुणा 5 ब्लॉक दूर थी। पैदल चलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं बस सही दिशा में चल पड़ी, धीरे धीरे ब्लॉक गिनती रही, और जब मैं होटल की लॉबी में पहुंची तो मैं बिल्कुल होश में थी और मेरे पैर बस थोड़े सूजे हुए थे। लेकिन यह मेरी अपनी गलती थी, क्योंकि मैंने मोजे पहनने की जहमत नहीं उठाई थी। लॉबी खाली था, सिवाय एक रात्रि क्लर्क के, जो चाबी के छल्ले और खामोश टेलीफोन के बीच अपने रोशन बूथ में बैठा ऊँघ रहा था। मैं सेल्फ सर्विस लिफ्ट में सरक गई और अपनी मंजिल का बटन दबाया। दरवाजे पर बिना आवाज वाले अकॉर्डियन की तरह बंद हो गए। तब मेरे कानों में अजीब सी आवाज आई और मैंने देखा कि एक बड़ी टेढ़ी मेढ़ी आंखों वाली चीनी महिला बेवकूफ़ी से मेरे चेहरे को घूर रही थी। जाहिर है वह सिर्फ मैं ही थी। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि मैं कितनी झुर्रीदार और थकी हुई लग रही थी। हाल में एक भी नहीं था। मैं अपने कमरे में घुस गई। वह धुएं से भरा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि धुआं हवा से निकलकर किसी तरह का न्याय करने लगा है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि यह डोरेन का धुआं था और मैंने खिड़की का वेल्ट खोलने वाला बटन दबा दिया। खिड़कियां ऐसी लगी हुई थी कि आप उन्हें खोलकर बाहर झुक सकते थे, और ना जाने क्यों मुझे गुस्सा आ गया। खिड़की के बाईं ओर खड़े होकर और लकड़ी पर अपना गला रखकर मैं शहर के मध्य में देख सकती थी, जहां संयुक्त राष्ट्र अंधेरे में खुद को संतुलित कर रहा था। अब अजीब हरे मंगल ग्रह की छत्ते की तरह मैं ड्राइव के साथ चलती लाल और सफ़ेद रोशनी और पुलों की रोशनी को देख सकती थी, जिनके नाम मुझे नहीं पता थे। उस खामोशी ने मुझे उदास कर दिया। यह खामोशी की खामोशी नहीं थी, यह मेरी अपनी खामोशी थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि गाड़ियाँ शोर कर रही हैं, उसमें बैठे लोग और इमारतों की रोशन खिड़कियों के पीछे शोर कर रहे हैं, और नदी भी शोर कर रही है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शहर मेरी खिड़की पर लटका हुआ था, किसी पोस्टर की तरह सपाट, चमकता और टिमटिमाता हुआ। लेकिन शायद वह वहाँ होता ही ना, क्योंकि उसने मुझे बहुत अच्छा किया था। बेड साइड पर रखा सफ़ेद रंग का चीनी मिट्टी का टेलीफोन मुझे कई चीज़ों से जोड़ सकता था, लेकिन वह वहीं पड़ा रहा, मानो मौत के मुंह में समा गया हो। मैंने उन लोगों के बारे में सोचने की कोशिश की जिन्हें मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया था, ताकि मैं उन सभी संभावित कॉल्स की सूची बना सकूं जो मुझे आने वाली थी। लेकिन मैं बस यही सोच पाई कि मैंने अपना फ़ोन नंबर बड़ी विडॉर्ल की माँ को दे दिया था, ताकि वह उसे संयुक्त राष्ट्र में अपने एक परिचित समकालिक अनुवादक को दे सके। मैंने हल्की सी सूखी हंसी निकाली।
मैं कल्पना कर सकती थी कि श्रीमती विलार्ड मुझे किस तरह की एक साथ साथ अनुवाद करने वाली महिला से मिलवाएंगी, जब वह चाहती थी कि मैं बड़ी से शादी करूं, जो न्यूयॉर्क राज्य के ऊपरी हिस्से में कहीं टीबी का इलाज करवा रहा था। बड़ी की माँ ने उस गर्मी में टीबी सैनिटोरियम में मेरे लिए वेट्रेस की नौकरी भी तय कर दी थी, ताकि बड़ी अकेला न रहे। वह और बड़ी नहीं समझ पा रहे थे कि मैंने न्यूयॉर्क शहर क्यों जाना चुना। मेरे ब्यूरो के ऊपर लगा आईना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और ज़्यादा ही चांदी जैसा लग रहा था। उसमें चेहरा दंत चिकित्सक के परे की गोद में अपना प्रतिबिंब सा लग रहा था। मैंने सोचा कि बिस्तर की चादरों के बीच घुसकर सोने की कोशिश करूं, लेकिन यह मुझे उतना ही अच्छा लगा जितना किसी गंदे घिसे पीटे पत्र को एक ताज़ा साफ लिफाफे में ठूसने का। मैंने गर्म पानी से नहाने का फैसला किया। ऐसी कई चीज़ें होंगी जो गर्म पानी से नहाने से ठीक नहीं होंगी, लेकिन मुझे उसमें से ज़्यादातर के बारे में पता नहीं है। जब भी मैं दुखी होती हूँ, मरने वाली हूँ या इतनी घबराई हुई होती हूँ कि सो नहीं पाती, या किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करती हूँ जिससे मैं 1 हफ्ते तक नहीं मिलूँगी, तो मैं बस इतना ही कर लेती हूँ और फिर कहती हूँ मैं जाकर गर्म पानी में नहा लूँगी। मैं नहाते हुए ध्यान करती हूँ पानी बहुत गर्म होना चाहिए, इतना गर्म कि आप मुश्किल से उसमें पैर डाल पाएँ। फिर आप खुद से प्यार करते हैं इंच इंच करके, जब तक पानी आपकी गर्दन तक न पहुँच जाए। मुझे हर उस बाथटब के ऊपर की छत याद है जिसमें मैं लेट गई हूँ। मुझे छत की बनावट, दरारें, रंग, सीलन भरे धब्बे और लाइटें याद हैं। मुझे टब भी याद है, पुराने ग्रिफिन पैर वाले टब, आधुनिक ताबूत के आकार वाले टब और अंदर के लिली तालाबों के सामने वाले आकर्षक गुलाबी संगमरमर के टब। और मुझे पानी की नालों के आकार और नाप की तरह तरह के साबुनदान याद है। मैं कभी भी इतना अच्छा महसूस नहीं करती थी जितना कि गर्म पानी में स्नान करते समय करती हूँ। मैं न्यूयॉर्क के चकाचौंध और शोरगुल से ऊपर सिर्फ महिलाओं के लिए बने इस होटल की 17वीं मंजिल पर उस टब में लगभग 1 घंटे तक लेटी रही और मुझे लगा जैसे मैं फिर से शुद्ध हो गई हूँ। मैं बपतिस्मा या जॉर्डन के पानी या ऐसी किसी चीज़ में विश्वास नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गर्म पानी से नहाने के बारे में वैसा ही महसूस करती हूँ जैसा धार्मिक लोग पवित्र जल के बारे में महसूस करते हैं। मैंने मन ही मन कहा, डोरेन विलीन हो रही है, लेनी सेफर्ड विलीन हो रहा है, फ्रैंकी विलीन हो रहा है, न्यूयॉर्क विलीन हो रहा है, ये सब विलीन हो रहे हैं और अब इनमें से किसी का कोई महत्व नहीं रहा। मैं इन्हें नहीं जानती, मैंने इन्हें कभी नहीं जाना और मैं बहुत पवित्र हूँ। वो सारी शराब, वे चुपचुपे चुंबन जो मैंने देखे थे और वो गंदगी जो वापस आते समय मेरी त्वचा पर जम गई थी, सब कुछ पवित्रता में बदल रहा है। मैं जितनी देर तक साफ गर्म पानी में लेटी रही उतना ही अधिक शुद्ध महसूस करती रही और जब मैं अंततः बाहर निकली और अपने आप को होटल के बड़े मुलायम सफ़ेद स्नान के तौलिए में लपेटा तो मुझे एक नवजात शिशु की तरह शुद्ध और मधुर महसूस हुआ। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर से सो रही थी। जब मुझे दस्तक सुनाई दी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वह व्यक्ति दस्तक लगातार कर रही थी। एली, एली, मुझे अंदर आने दो। और मैं किसी एली को नहीं जानती थी। वह पहली सुस्त धमाकेदार दस्तक के बाद एक और तरह की दस्तक सुनाई दी। एक तेज टैप टैप और एक और से तीखी आवाज़ सुनाई दी। मिस ग्रीनवुड, आपको आपकी दोस्त बुला रही है। और मुझे पता था कि वह डोरेन है। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अंधेरे कमरे के बीचों बीच 1 मिनट तक चक्कर खाते हुए संतुलन बनाए रखा। मुझे डोरेन पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने मुझे जगा दिया था। उस उदास रात से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था और उसे मुझे जगाकर उसे खराब करना पड़ा। मैंने सोचा कि अगर मैं सोने का नाटक करूं तो शायद दस्तक बंद हो जाए और मैं चैन से रहूं, लेकिन मैंने इंतज़ार किया पर ऐसा नहीं हुआ। एली, एली, पहली आवाज़ बुदबुदाई, दूसरी आवाज़ फुफकारती रही, मिस ग्रीनवुड, मिस ग्रीनवुड। मानो मेरा व्यक्तित्व विभाजित हो गया हो या कुछ और। मैंने दरवाज़ा खोला और पलक झपकते ही उजले हॉल में पहुंच गई। मुझे लगा कि न रात थी न दिन, बल्कि कोई भयावह तीसरा अंतराल था जो अचानक उनके बीच आ गया था और कभी खत्म नहीं होगा। डोरेन दरवाजे के चौखट से टिकी हुई थी। जब मैं बाहर आई तो वह मेरी बाहों में गिर पड़ी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी।
क्योंकि उसका सिर उसकी छाती पर लटका हुआ था और उसके कड़े सुनहरे बाल अपनी गहरी जड़ों से हुला फ्रिंज की तरह नीचे गिरे हुए थे। काली वर्दी पहने वह छोटी दुबली पतली मूंछों वाली महिला को मैंने पहचान लिया। वह रात की नौकरानी थी जो हमारी मंजिल पर एक भीड़ भरे कमरे के दिन में कपड़ों और पार्टी के कपड़े इस्त्री करती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह डोरेन को कैसे जानती थी या उसे चुपचाप अपने कमरे में ले जाने के बजाय मुझे जगाने में उसकी मदद क्यों करनी चाहिए थी। डोरेन को मेरी बाहों में लिपटा हुआ और कुछ गीली हिचकियों के अलावा चुप देखकर वह महिला हॉल में नीचे अपने पुराने सिंगर सिलाई मशीन और सफ़ेद इस्त्री वाले बोर्ड के कमरे में चली गई। मैं उसके पीछे दौड़कर उसे बताना चाहती थी कि डोरेन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह एक पुराने ज़माने की यूरोपीय अप्रवासी होने के बावजूद सख्त, मेहनती और नैतिक लग रही थी और मुझे एक ऑस्ट्रियाई दादी की याद दिला रही थी। मुझे लेटने दो, डोरेन बुदबुदा रही थी। मुझे लेटने दो, मुझे लेटने दो। मुझे लगा कि अगर मैं डोरेन को दहलीज पार करके अपने कमरे में ले जाऊं और उसे अपने बिस्तर पर लिटा दूं, तो मैं उससे फिर भी छुटकारा नहीं पा सकूंगी। उसका शरीर तकियों के ढेर की तरह गर्म और मुलायम था, जिस पर उसने अपना वजन टिकाया हुआ था, और ऊंची नुकीली एड़ियों वाले उसके पैर बेतुके ढंग से घिसट रहे थे। वह इतनी भारी थी कि मैं उसे लंबे हॉल में हिला भी नहीं सकती थी। मैंने तय किया कि अब बस यही करना है। मैं उसे कालीन पर पटक दूं, दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दूं और वापस बिस्तर पर चली जाऊं। जब डोरेन उठेगी तो उसे याद नहीं रहेगा कि क्या हुआ था, और वह सोचेगी कि जब मैं सो रही थी तो वह मेरे दरवाजे के सामने बेहोश हो गई होगी, और वह खुद ही उठकर समझदारी से अपने कमरे में चली जाएगी। मैंने डोरेन को धीरे से हॉल के हरे कालीन के नीचे उतारा, लेकिन उसने एक धीमी कराह भरी और मेरी बाहों से आगे की ओर गिर पड़ी। उसके मुंह से भूरे रंग की उल्टी की एक धार निकली और मेरे पैरों के पास एक बड़े से गड्ढे में फैल गई। अचानक डोरेन और भी भारी हो गई। उसका सिर आगे की ओर गड्ढे में झुक गया। उसके सुनहरे बालों के गुच्छे दलदल में पेड़ की जड़ों की तरह उसमें धंस गए और मुझे महसूस हुआ कि वह सो रही है। मैं पीछे हट गई। मुझे खुद भी आधी नींद आ गई। उस रात मैंने डोरेन के बारे में एक फैसला किया। मैंने तय किया कि मैं उस पर नज़र रखूंगी और उसकी बातें सुनूंगी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अंदर ही अंदर मैं बेट्सी और उसकी मासूम सहेलियों के प्रति वफादार रहूंगी। मैं दिल से बेट्सी जैसी ही थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। दोबारा सोचा, मैंने तो ताला ही नहीं लगाया था। मैं खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह जब मैं धूप से बेहाल सुस्त गर्मी में उठी तो मैंने कपड़े पहने, चेहरे पर ठंडी पानी की छींटें मारी, लिपस्टिक लगाई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे लगता है कि मुझे अब भी उम्मीद थी कि डोरेन का शरीर उल्टी के तालाब में किसी बदसूरत ठोस सबूत की तरह पड़ा होगा, मेरे अपने गंदे स्वभाव का। हॉल में कोई नहीं था। हॉल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कालीन बिछा हुआ था, साफ और हमेशा की तरह हरा भरा। बस मेरे दरवाजे के सामने एक हल्का बेतरतीब सा काला दाग था, मानो किसी ने गलती से वहाँ पानी का गिलास गिरा दिया हो और उसे पोंछकर फिर से सुखा दिया हो।